कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक साइंस है या फिर एक अंधविश्वास? ज्योतिष एक साइंस के ही प्रारूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से साइंस में हम किसी भी एक इनोवेशन, एक खोज के लिए क्या वास्तु ना मानने से घर में सच में दरिद्रता आती है? ज्योतिष में जो इसके 3 फेज हैं, जिसमें हमारा ज्योतिष का कंसेप्ट हो गया, इसके बाद न्यूमरोलॉजी। सर जैसे आजकल ना ये भी बहुत चल रहा है कि इस दिन को इस कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, इस दिन को इस कलर का, तो ये भी बात काफी हद तक सच है या फिर सिर्फ एक वहम है? एक व्यक्ति का जब जन्म हुआ, जी। उस समय जो पंचांग है, उस जी। समय जो लगन उदय है, जो नक्षत्र है, जो योग है, जो करण है। तो अगर कोई कहे कि आपका नाम गलत सीक्वेंस में डला हुआ है तो क्या वो हमारी सक्सेस रोक सकता है? देखिए, एक व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र है वो लगन कुंडली और दशमांश कुंडली D10 चार्ट से देखा जाता है। तो जो दिशाएं होती है, अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ सोए या फिर पश्चिम दिशा की तरफ सोए तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है हमारे वर्क में, हमारी लव लाइफ में और हमारे परिवार में, हमारे करियर में? वास्तु पुरुष मंडल में जो 12 भाव हैं जी। वो फिक्स हैं ओके। और इसमें 10 दिशाओं का निर्माण होता है। कहा जाता है कि कुछ लोग ना जन्म से ही अमीर होते हैं। वो जिस टाइम पर जन्म लेते हैं उनका टाइम ही इतना अच्छा होता है कि उनकी लाइफ में कभी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो क्या टाइम, जगह, ये सब चीज़ें मैटर करती है हमारी रिचनेस बढ़ने में और कम होने में? कुंडली का जो दूसरा भाव है वो हमारी धन स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। एक व्यक्ति के पास जो एक्यूमुलेशन है मनी की, वो कैसी रहेगी। हमारे ग्रहों में से वो कौन सा ग्रह है जो हमारे बिजनेस फेलियर को दर्शाता है? जो बिजनेस का कारक ग्रह है वो हमारा शनि ग्रह है। आज के समय में हर इंसान अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर जूझ रहा है। कोई पैसों को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, तो कोई मानसिक तनाव को लेकर। लेकिन क्या इन सभी प्रॉब्लम्स का कारण सिर्फ हमारे डिसीजंस और हमारी मेहनत है? या फिर ग्रह, अंक और जो हमारे घर की दिशाएं हैं वो भी इसमें इतना ही महत्व देती हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट है वो है मिस्टर वेदांत शर्मा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु के गहरे जानकार है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम अंक, ग्रह और इन सभी चीज़ों से अपनी जो जीवन शैली है उसको स्मूथ बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट शुरू करते हैं। थैंक यू। हेलो वेदांत जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड मैम। जी, तो वेदांत जी, मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन होगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक साइंस है या फिर एक अंधविश्वास? ज्योतिष एक साइंस के ही प्रारूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से साइंस में हम किसी भी एक इनोवेशन, एक खोज के लिए रिसर्च को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है और इसमें लगभग 10 वर्षों से अधिक का जो समय है वो यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो हमारी स्टार्टिंग है वो हमारा किसी कंसेप्ट से जुड़ करके अलंकार ज्योतिष, आचार्य ज्योतिष, और उसका जो थर्ड फेज है वो रिसर्च है, जहाँ पर एक बहुत लंबे समय तक हमें उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और इसके जो विषय हैं, ज्योतिष सिर्फ अपने आप में एक शब्द नहीं है, जैसा कि इसके जो शब्दार्थ है ईश्वर की ज्योति। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनका कोई ना कोई पहलू ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। तो साइंस में जिस तरीके से हम किसी भी मेडिसिन्स की खोज या किसी भी जो इक्विपमेंट है, चाहे मोबाइल हो, कार, व्हीकल, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक लंबे समय की खोज के और मेहनत के अनुरूप हमें प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष में भी हमारे जो भाव हैं, जो राशियाँ हैं, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, वास्तु पुरुष मंडल के जो 33 कोटि देवता हैं, 12 असुर हैं, न्यूमरोलॉजी जो कि वैदिक जो कंसेप्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक साइंस के प्रारूप में जुड़ कर के कार्य करती हैं। तो इसे हम अंधविश्वास के प्रारूप में नहीं जोड़ सकते। ओके। सर जैसा आपने अभी बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पहले टाइम देना होगा तभी इसका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। लेकिन मैं देख रही हूँ मार्केट में आज हर दूसरा इंसान एक एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है? तो हर प्रॉब्लम का एक अलग इंसान के पास एक अलग सॉल्यूशन होता है, एक अलग रेमेडी होती है। तो आप किस तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये सच बात बता रही है, हमें सच्ची रेमेडीज़ दे रहे हैं या फिर सिर्फ़ अपनी फेक न्यूज़ फैलाकर फेमस हो रहे हैं? ज्योतिष का जो कंसेप्ट है वो प्रकृति, नेचर से जुड़ा हुआ है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में जो वर्ड होता है रेमेडी, ज्योतिष उपाय,
दरअसल वो एक सेकेंडरी फेज है ज्योतिष का। ओके। उससे पहले जो व्यक्ति का जन्म है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, वो सारी चीज़ें फिक्स हैं। बाय बर्थ एक व्यक्ति को जो माता-पिता मिले हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो एक सार्वभौमिक सत्य है। उसके बाद जो व्यक्ति के जीवन के क्रियाकलाप हैं, जो 16 संस्कार हैं, उसमें जन्म के साथ जो चीज़ें फिक्स है वो मृत्यु है, लेकिन और सारी चीज़ें मूवेबल है। जो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र, उसकी समाज, उसकी परिवेश, उसकी मेहनत और उसके जीवन के संघर्ष में जो भी उतार-चढ़ाव हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हमें सबसे पहले जो ज्योतिषीय उपाय रेमेडी वाली चीज़ें हैं, उनको आगे लाके ज्योतिष को थोड़ा-सा डिस्टर्ब किया है। ओके। जी। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो रेमेडीज़ वग़ैरह ये उतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं है एस्ट्रोलॉजी में? देखिए वैदिक ज्योतिष का जो कंटेंट है, इसमें हमारा जो विंशोत्तरी दशा का कंसेप्ट है 120 वर्ष का, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। तो जो सूक्ष्म दशा का कंसेप्ट है हमारी ज्योतिष का, तो जो भी ग्रह उस समय रनिंग में है दशा में और जिस नक्षत्र में विराजमान है, वो उस व्यक्ति के डेली रूटीन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक व्यक्ति अगर कोई शर्ट भी खरीद रहा है, तो वो उस मैच मेकिंग को ही रिप्रेजेंट करेगी जो सूक्ष्म दशा का प्लेनेट एक्टिवेट है। तो ऐसा नहीं है कि जो ज्योतिष उपाय हैं वो किसी की सजेशन के अनुसार ही कार्य करते हैं। हुँ। एक व्यक्तिगत जीवन में हर कोई व्यक्ति ज्योतिष के किसी ना किसी रेमेडियल पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। ओके। कोई व्यक्ति ईश्वर को मानता है, हुँ। कोई उसमें विश्वास नहीं करता, हुँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई ना कोई ज्योतिषीय उपाय अपने व्यक्तिगत जीवन में करता रहता है। स्ट्रीट डॉग्स को फूड खिला रहा है या किसी हुँ। की हेल्प कर रहा है या फिर किसी वृद्धाश्रम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है और वो अनकॉन्शियसली व्यक्तिगत जीवन में कार्य करती रहती हैं। क्या वास्तु ना मानने से घर में सच में दरिद्रता आती है? ज्योतिष में जो इसके 3 फेज हैं, जिसमें हमारा ज्योतिष का कंसेप्ट हो गया, इसके बाद न्यूमरोलॉजी और वास्तु। हुँ। जितने भी हमारे मेडिकल ज्योतिष के जो कंसेप्ट होते हैं, जितने भी उन पे वर्किंग होती है, वहाँ पर इन तीनों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। दरअसल जो वास्तु का कंसेप्ट है, वो एक व्यक्ति को जीवन में उसके बर्थ समय से मिलता है। ओके। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो हमारे घर का रसोई है, किचन और जो टेम्पल है, मंदिर घर में बना हुआ, उसी की जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो उसकी लगन कुंडली के अनुसार जुड़ करके देखी जाती है। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, एक हुँ। नक्षत्र 4 चरण, तो 108 टोटल हमारा इसकी कैलकुलेशन होती है। तो उस चरण के अकॉर्डिंग ही उसका जो स्वभाव है, उसकी जो व्यक्तिगत लाइफ की जर्नी है, क्योंकि चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र में विराजमान है, हुँ। उसी के अनुसार उसकी दशा स्टार्ट होती है। केतु ग्रह अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अगर बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पे है, तो उस बच्चे का जो महादशा है वो केतु ग्रह से ऑपरेट होती है। ओके। इसी तरीके से जो हमारे 9 के 9 ग्रह हैं, वो 27 नक्षत्रों को अनुसार जुड़ करके कार्य करते हुए देखे गए हैं। तो वास्तु में जो 33 कोटि देवता हैं हमारे, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। और ये सारी जो घटना है, ये समुद्र मंथन जो कि वास्तु पुरुष मंडल के निर्माण को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी घटनाएं कहानियों के रूप में सिंबॉलिक हैं। वास्तु 1000% कार्य करती है, लेकिन ये थोड़ा-सा चीज़ें जो मिसमैच हो रही हैं कि आप इस कलर को, इस इमेज को, इस डायरेक्शंस में, तो इस तरीके से वास्तु नहीं है। कपड़े वगैरह को भी लेकर बहुत बोला जाता है कि इस रंग का कपड़ा उधर रखिए, इस दिशा में रखिए। देखिए, ज्योतिष व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने के लिए है, हाँ, हाँ। लेकिन अगर आप उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे, तो फिर समझ में आना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी कार्य कर भी रही है या फिर सारा कुछ फेक ही है अपने आप में। सर, जैसे आजकल ना ये भी बहुत चल रहा है कि इस दिन को इस कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, इस दिन को इस कलर का, तो ये भी बात काफ़ी हद तक सच है या फिर सिर्फ एक वहम है? एक व्यक्ति का जब जन्म हुआ, जी। उस समय जो पंचांग है, उस समय जी। जो लगन उदय है, जो नक्षत्र है, जो योग है, जो करण है, हुँ। जो वार है, जो चौगडिया है, जो होरा है, वो जीवन में कभी भी रिपीट नहीं होता। ओके। एक बार
आएगा, उसके हम्म बाद पूरे मतलब कि आप 1000 वर्ष पहले चले जाइए, आगे चले जाइए, वो हम्म पंचांग रिपीट नहीं होगा। तो आप किसी से किस आधार पर कह सकते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है, आपका गुरु खराब है, आपका सूर्य खराब है, आपका शनि राहु केतु खराब है? हम्म तो इस तरीके से ये सारी चीजें थोड़ा सा मिसगाइड करती हैं कि आप सोमवार को व्हाइट कलर का कपड़ा डालिए। आप हम्म देखिए उसके चंद्रमा की पोजीशन क्या है। हो ओके सकता है कि वो अष्टम भाव में विराजमान हो और उस व्यक्ति की वर्किंग हो वाणी से संबंधित, हम्म तो वो तो चीजें डिस्टर्ब करेंगी 180 डिग्री के एस्पेक्ट पे। हम्म। तो ये चीजें व्यक्तिगत इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से कार्य करती हैं, ना कि किसी को भी एक ही रेमेडी या बोल एक ही देना, चीजें बोला वो हाँ। गलत है। ओके। आजकल मैं देख रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। हर कोई एक नंबर के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य करना पसंद कर रहा है। तो क्या न्यूमरोलॉजी सच में जिंदगी बदलने का कोई तरीका है या सिर्फ आजकल की दुनिया में एक बिजनेस बन चुका है? न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, हम्म लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि अगर हम आप कोई भी जनरली इतिहासकार हो, दार्शनिक हो, अगर आप ये कहेंगे कि वो अमेरिका से है, कनाडा से है, जर्मनी से है, इटली से है, हम्म तो उसकी बातों पे हमारे देश में लोग ज़्यादा फेथ करते हैं। हम्म ये जो नंबर्स वाला सिस्टम है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 हम्म। नंबर, ये कबाला सिस्टम जो कि मतलब फॉरेनर्स का ही दी हुई एक अच्छी पद्धति है। अच्छा। लेकिन क्या है कि जो वैदिक ज्योतिष का कंसेप्ट है, हम्म जिसमें भृगु नाड़ी ज्योतिष में भी वैदिक ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष में भी न्यूमरोलॉजी का एक कंसेप्ट है, वहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो लोगों को वो सारी चीज़ें सुनना, समझना थोड़ा सा ऑड लगता है। ये चीज़ें लोगों पे ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं कि 4 हम्म नंबर राहु उसके साथ ये चीज़ें हैं, ये हम्म। इम्पैक्ट है, ये उसकी मैरिज लाइफ है, ये बिजनेस लाइफ है। तो ये तो थोड़ा-सा लोगों की मेंटालिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम में किसी अल्फ़ाबेट को जोड़ने से हाँ 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 हाँ। नहीं बदलेंगी चीज़ें। आप देखिए ना, सामने वाले ने आपको बताया कि आपको कोई भी एम, पी, ए या कोई भी आर अल्फ़ाबेट डबल कर दिया उन्होंने, हम्म। तो ना तो आपका नाम चेंज हो रहा है वहाँ पे। मेन चीज़ क्या है कि जब आपका नामकरण हुआ, उस समय 3 कुंडलियाँ बनी। एक आपकी लगन कुंडली, एक जन्म कुंडली, एक सूर्य कुंडली, और उन तीनों का पूरी लाइफ आपके जीवन में प्रभाव रहेगा। हम्म लेकिन जैसे ही हम इस न्याम की थ्योरी पर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मैं उस चीज़ का डायरेक्टली अपोज कर रहा हूँ। मैं पहले पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करता हूँ, फिर उसके रिजल्ट को फिर ही उसके बाद ही उसका डिस्कशन को रखते जी हैं। जी जी। मेरे कुछ क्लाइंट रहे कंसल्टेशन में जिन्होंने न्यूमरोलॉजी में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें चेंज कराई। ओके। लेकिन क्या है कि जो कबाला सिस्टम है, वो इस चीज़ पर कार्य नहीं करता कि आपकी कुंडली में सूर्य कितनी डिग्री पे है, किस नक्षत्र में है, उसकी जो कंजंक्शन है वो किस भाव और किस प्लेनेट के साथ बनी हुई है। हम्म वहाँ पे सीधा जो वर्किंग है वो सिर्फ इतना ही है, अच्छा शुक्र 6 हम्म। नंबर कर दीजिए, जी मंगल जी 9 जी। नंबर कर दीजिए। हाँ। लेकिन जब वो दशा ऑपरेट होती है व्यक्तिगत जीवन में, हम्म मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत बड़े लेवल पर उसका बुरा इम्पैक्ट व्यक्तिगत जीवन में देखा है। तो ये तो थोड़ा ट्रेंड में चीजें हैं तो बहुत चलेंगी, ट्रेंडिंग चल इम्पैक्ट रही है। करेंगी। और क्या होता है, मान के चलिए किसी का शुरू का जो नाम है उसका अल्फाबेट सेम है और किसी के सरनेम का अल्फाबेट सेम है, तो बीच में कोई एक ऐसा अल्फाबेट लगा देते हैं कि मैच ना करे। लाइक अगर किसी का नाम, मेरा नाम लाइक कृतिका मिश्रा है, और अगर मेरे को किसी ने सजेस्ट करा अपने नाम के आगे पी लगाइए, तो मैं अपना नाम ये बनाऊंगी, कृतिका पी मिश्रा। तो फिर मेरे दिमाग में ना ये चीज़ आने लगेगी कि हाँ, मेरे नाम चेंज होने से ही मेरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वहम फैला हुआ है आजकल दुनिया में। देखिए जितने भी ये जो न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट को बहुत हम्म बढ़ावा दे रहे हैं, हम्म उसमें जो प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं वो आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और जो भी जो मतलब हीरोज वगैरह हैं, हम्म मॉडल्स वगैरह हैं, वो इसको हम्म ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं। हम्म लेकिन उन लोगों की जो व्यक्तिगत लाइफ है हम्म और एक कॉमन व्यक्ति की जो लाइफ है, हम्म उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार को इम्पोर्टेंस दे रहा है, हम्म अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपने समाज को इम्पोर्टेंस दे रहा है, एक व्यक्ति जिसको इन चीज़ की परवाह ही नहीं है। तो आप उस कंसेप्ट को अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, 1000% होंगी।
मतलब सारी चीज़ें आपके आफ्टर ऑल आपके कर्म पर ही निर्भर है। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कितनी भी रेमेडीज आप अपना लें वो वर्कआउट नहीं करेंगी, बल्कि उल्टा इम्पैक्ट कर देंगी। ज्योतिष में ये चीज़ें स्वाभाविक हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय और बुरा समय सभी के में निर्धारित है। ओके। वैदिक ज्योतिष में एक सर्वाष्टक बिंदु का हमारा कंसेप्ट है। हम्म। तो जब उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं हम्म। तो उसमें एक चीज़ होती है कि किसी का बचपन खराब, जी। किसी की जवानी खराब, किसी का गृहस्थ खराब, किसी का बुढ़ापा खराब। हम्म। तो कॉमन चीज़ ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो समय है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, ना तो हमेशा बुरा रहेगा ना हमेशा अच्छा रहेगा। जी। तो हर किसी चीज़ के लिए ज्योतिष को या एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है। जी, जी, जी। जैसे अगर हम बात कर ही रहे हैं न्यूमरोलॉजी पर, तो सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में जो महत्व दी जाती है वो डीओबी दी जाती है। तो क्या हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है, या फिर वो एक कुछ बेसिक जगहों पर ही हमारी हेल्प कर सकती है? डेट ऑफ बर्थ इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, न्यूमरोलॉजी में भी, वास्तु में भी और वैदिक ज्योतिष में भी। लेकिन ये इसका फर्स्ट फेज है। ओके। जब कोई भी कंसल्टेशन होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो दो हैं। पहला पंचांग, दूसरा व्यक्ति की बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ओके। सन 2012 से पहले के जितने भी बच्चों के जन्म हैं वहाँ पे जो कुंडलियाँ हैं उसमें मिसमैच मिलता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि 1 घंटे का आगे पीछे डिफरेंस है। तो उस समय पे अगर आप न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं तो आप सिर्फ यही बता सकते हैं कि इस दिन में आपने ये कैलकुलेशन की। लेकिन जो षोडश वर्ग कुंडलियां हैं हमारी, 5 मिनट में D9 चार्ट चेंज हो जाता है, जो कि व्यक्ति के बिजनेस को, उसके रिलेशनशिप को, उसको मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। D16 चार्ट जो कि 1 मिनट में चेंज होता है। तो जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, जन्म शुद्धिकरण, वो ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। जब आप जन्म समय की बात ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसके बर्थ टाइम की, मतलब उसमें क्या है कि भाई 7 अगस्त 1995 को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो उस समय तो काफी लोगों का जन्म हुआ, तो वो तो सारी चीजें सेम नहीं होंगी। अभी जैसे हमने कहा कि जो पंचांग है वो कभी रिपीट नहीं होता, तो एक व्यक्ति के जीवन की समस्या दूसरे से मैच नहीं करेगी क्योंकि दोनों की चीजें अलग हैं। एक व्यक्ति के जीवन की जो प्रॉस्पेरिटी है वो दूसरे से मैच नहीं करेगी। इतना जरूर है कि एक व्यक्ति दूसरे से सीखता है, उसके स्ट्रगल से, उसकी मेहनत से, उसके स्मार्ट वर्क से, लेकिन दोनों का प्रारब्ध और दोनों का जो कार्य करने का तरीका है उसमें चीजें वाइब्रेट होती हैं। ओके। अभी हमने बात करी थी नाम के ऊपर भी, तो अगर कोई कहे कि आपका नाम गलत सीक्वेंस में डला हुआ है तो क्या वो हमारी सक्सेस रोक सकता है? देखिए, एक व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र है जी। वो लगन कुंडली और दशमांश कुंडली D10 चार्ट से देखा जाता है। ओके। अब इसे एक एग्जाम्पल से लीजिए कि एक व्यक्ति की कुंडली में जो सैटर्न है वो दशमांश कुंडली में काफी अच्छे प्लेसमेंट लेके बैठा हुआ है, और आप उस व्यक्ति के सन के अल्फाबेट को AEIOU जो कबाला सिस्टम में है जी, आप उसे डबल कर देते हैं, तो सन और सैटर्न दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बाय जी। प्रोफेशन जी। वो काफी सारे एलिमेंट्स में एक दूसरे के अपोजिट है। सन जो कि आपको एक ऑथोरिटी देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में, जैसे कि एक नेता के रूप में, अपने आप को फर्स्ट पोजीशन प्रेजेंट रखेगा। लेकिन सैटर्न क्या है? सैटर्न एक धीमा ग्रह है, उसका लगभग 2 वर्ष 6 महीने गोचर में एक राशि को पूरा करता है। वो व्यक्ति पेशेंस मांगता है। तो अभी चीजें क्या हो रही हैं कि आप जब किसी के नाम में कोई अल्फाबेट इंक्लूड कर रहे हैं तो ये चीजें देखनी जरूरी है कि उसका जो दशमांश चार्ट है उसमें ग्रहों की जो युति है, उसकी जो प्लेसमेंट है, उसका जो एस्पेक्ट है, वो उस अल्फाबेट के साथ कितना कंपेटिबल है, तभी वो चीजें अच्छा रिजल्ट दे पाती हैं। और अगर वो चीजें एक दूसरे से नेगेटिव होती हैं तो फिर चीजें बाय प्रोफेशन बहुत बड़े लेवल पर व्यक्ति को लॉस प्रदान करती हैं। जी। तो मतलब नाम मैटर करता है? जी, देखिए, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने कहा कि ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी
वास्तु और न्यूमरोलॉजी, ये तीनों ही इसके महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो हो रही है कि हमें अपने धर्म ग्रंथों पे, अपनी परिभाषा पे, अपने ज्योतिष पे विश्वास नहीं है। हमें है टैरो कार्ड रीडिंग पे, पास्ट हाँ, रेग्रेशन थ्योरी पे। मतलब एक व्यक्ति ये एक कार्ड को निकाल के बता देता है कि जी आपकी शादी अगस्त में होगी। अब हाँ, आप एक देखिए, जर्नल सी चीज है कि हिंदू धर्म में 4 महीनों के लिए देव सो जाते हैं। जिस समय शादी होनी ही नहीं है, सामने वाले ने प्रेडिक्ट कर दिया जी उस समय होगी। तो और आप विश्वास कर रहे हैं उस चीज पे। ये टैरो वाला बहुत चल रहा है आजकल। जी। तो जो दिशाएं होती है, अगर हम दक्षिण दिशा की तरफ सोए या फिर पश्चिम दिशा की तरफ सोए, तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है हमारे वर्क में, हमारी लव लाइफ में और हमारे परिवार में, हमारे करियर में? वास्तु पुरुष मंडल में जो 12 भाव हैं जी। वो फिक्स हैं ओके। और इसमें 10 दिशाओं का निर्माण होता है। वास्तु के साथ एक काफी अच्छा कंसेप्ट प्रेजेंट टाइम में है, वो है एस्ट्रो वास्तु। और जिस तरीके से वास्तु सार्वभौमिक है, सभी के लिए समान है, 10 दिशाएं भी समान है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में एक व्यक्ति की जो लगन कुंडली है उससे 16 जोन्स का निर्माण होता है। तो जोन्स के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति के ग्रह की प्लेसमेंट है, वो जिस नक्षत्र और जिस डिग्री पर अपने आप को स्थिर बनाए हुए है, उसी के अनुसार वो वास्तु उस व्यक्ति के जीवन पे इम्पैक्ट डालता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो चीज महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति का जो फ्लैट या जो हाउस है वो उसकी वाइफ के नाम से है। ओके। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो उनकी वाइफ में ही देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, फाइनेंशियल क्षेत्र में हो या रिलेशनशिप क्षेत्र में हो। इम्पैक्ट सभी पे होगा, घर के सभी सदस्यों पे, लेकिन जिसके नाम से वो मकान है 100% रिजल्ट उसकी कुंडली में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो जो जोन्स का हमारा साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, साउथ जोन अपने आप में एक फेम की और काफी स्टेबिलिटी की जोन है। वहीं जो नॉर्थ जोन है वो आपकी अपॉर्चुनिटी की जोन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए उत्तर दिशा अच्छा कार्य करेगी या सभी के लिए दक्षिण दिशा खराब कार्य करेगी। सारी जोन अपने आप में बेस्ट है, लेकिन जो व्यक्ति की कुंडली है उसके अनुसार एस्ट्रो वास्तु कार्य करता है। जो ग्रह होते हैं, क्या वो शादी का डिसीजन ले सकते हैं? मतलब उनके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं हमारी शादी किस व्यक्ति और किस समय होगी? कुंडलियों में कुछ योग हम देखते हैं। तो इसमें जैसे कुलदीपक योग है, सूर्य और गुरु बृहस्पति की जो युति है, अगर लगन कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि में विराजमान है, तो ये बोला जाता है कि इस बच्चे का जो जन्म है वो रीबर्थ है। मतलब इस परिवार में ये दोबारा हुआ है, चाहे उसके पहले कोई प्रारब्ध के कर्म छूट गए हैं या फिर उसे लाइफ में एक अच्छा सुख मिलना है। ओके। लेकिन हजारों कुंडलियों में 10, 20, 30 ही ऐसी कुंडलियां देखने के लिए मिलती हैं। मैरिज का भी सेम कंसेप्ट यही है। अभी जैसे देखने के लिए मिलता है कि ज्योतिष में ना डिवोर्स का कंसेप्ट नहीं है ही नहीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखिए कि लोगों की 2-2, 3-3 शादियां हो रही हैं। और ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं वो हम जैसे एस्ट्रोलॉजरों की ही देन है। क्योंकि सामने वाले को सिर्फ इतना ही बोलना है कि जी ये लाइफ पार्टनर आपके लिए अच्छा नहीं सही है नहीं, और वो मान लेते और आप जो है ना इससे अलग हो जाइए। थोड़ा सा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप उससे ना एक रिटर्न स्टेटमेंट ले लीजिए कि जो दूसरी शादी हमारी होगी, मेल या फीमेल, वो जो राजकुमार या राजकुमारी मिलेगी वो बेस्ट रहेगी। तो इसमें जो मैरिज वाला कंसेप्ट है ये थोड़ा सा बच्चों की सक्सेस की वजह से थोड़ा सा डिले वाला कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। क्योंकि आज के समय में जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा प्रोफेशन है, लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, बीएड, एमएड वगैरह की हुई है, 27-28 वर्ष होना उसका स्वाभाविक है, मेल फीमेल दोनों में। अब ये नहीं कह सकते आप कि अगर इसकी 18 वर्ष की उम्र में विवाह सहम बिंदु एक्टिवेट होना था तो ये चीज़ें मतलब कि आप ना प्रकृति पे नहीं डाल सकते। कि एक समाज में जहाँ एक व्यक्ति की 3 शादियाँ हो रही हैं और एक समाज में जहाँ एक शादी भी बहुत डिफिकल्ट है, तो ये हमारी मानसिक सोच पर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड हो रही हैं। आप ज्योतिष में जब देखते हैं तो वहाँ पर भाव भावना
का जो विचार है वो हमारा समय से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में ना आप सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं, समय को नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट जो ज्योतिषीय उपाय है मैरिज का वो यही है कि आप सही समय पे सही डिसीजन लें। चाहे वो मैरिज का कंसेप्ट हो, चाहे आपकी एजुकेशन का हो, आपकी स्टेबिलिटी का हो, चाइल्ड बर्थ का हो, आप उसमें ना किसी की एडवाइस ना फॉलो करें। अभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया आपसे कि जी 3 साल आपकी शादी नहीं होगी, और हो सकता है कि 2 महीने में आपका विवाह चयन बिंदु एक्टिवेट है जी। और आप ये चीज़ें मान लें कि 3 साल शादी नहीं होगी। तो फिर वो आपकी शादी टिक ही नहीं पाएगी क्योंकि आपका माइंडसेट ही वैसा देखिए है। जो घटना घटित होनी है, आपने एक मिसगाइड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे छोड़ दिया। जी। तो कई बार वेट करना पड़ता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, विवाह चयन बिंदु एक्टिवेट नहीं होगा, शादी नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि आप ये कहें कि इसी से होगी या 27 में होगी या 37 में होगी या 42 में होगी, वो कंसेप्ट गलत है अपने आप। मुझे लगता है जो ज्योतिष है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, लोगों ने इसे अंधविश्वास बना दिया है। अभी मतलब रिसेंटली मेरी किसी ज्योतिष से बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने मुझसे मेरी डीओ भी पूछी थी। तो जी। मैंने बताया मेरा 2003 है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ना आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी बात बताऊँगा जो आप भी कहोगे कि हाँ, आपको कैसे पता लगी? मैंने कहा क्या? कहने लगे आपने ना 20-21 साल की उम्र में घर से बाहर निकलना शुरू किया होगा। तो मैं ये दिमाग लगा रही, तो वो तो नॉर्मल है, अगर किसी का 2003 में जन्म हुआ है तो ऑब्वियसली वो 19-20-21 साल की उम्र में ही बाहर निकलेगा, वो पहले तो निकलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा मैं कितना ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, ये है वो है। तो ये बहुत अंधविश्वास वाली बात है, आपने उनकी बात पर विश्वास करा, आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि ऐसा क्यों है, क्या है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत साइंटिफिक चीज़ है। देखिए सबसे पहली चीज़, ज्योतिष भविष्यवाणियों का टूल नहीं है। इसे आप किसी की भविष्यवाणी के लिए यूज नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपने ज्योतिष में ना कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो भी आप लोगों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ। इसमें लगभग 40 से 50 नियम इस तरीके से हैं कि आप एज मैटर के हिसाब से वहाँ पे सामने वाले को चेप सकते हैं। अगर किसी की उम्र लगभग 50-55 वर्ष है और वो व्यक्ति परेशान है, तभी एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा। आपको सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है, आपने ना सभी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं है। वो व्यक्ति 30 साल पहले जाके सोचेगा यार उसको 200 रुपए की मदद की थी, देखा वहां से भी वहाँ मेरी से कोई चीज मिला नहीं हो ये रही। वो। तो इसमें ना तो हमें राशि पढ़ने की जरूरत, ना नक्षत्र पढ़ने की जरूरत, ना न्यूमरोलॉजी पढ़ने की जरूरत, ना वास्तु पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और जो सेकंड है हमारा कि ज्योतिष के कुछ नियम होते हैं। गुरु बृहस्पति लगन में विराजमान है, वृद्धि योग है, मृगशिरा नक्षत्र है, सोमवार का दिन है, भवकरण है। तो ये पंचांग का एक कंसेप्ट है। तो आप सामने वाले से कह सकते हैं कि आपके दादाजी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अपने समय पे अच्छी रही है। तो ये बहुत बेसिक ज्योतिष है अपने आप में। इसी प्रकार से जैसे वास्तु में लोग यूज करते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। 1000% काम करती है क्योंकि वो चीज़ें सार्वभौमिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी की रिलेशनशिप साउथ वेस्ट की वजह से ही खराब है। अधिकतर लोगों की वैचारिक सोच, हाई डिजायर, ये भी तो चीज़ें खराब कर बहुत रही हैं। चीज़ें मैटर करती हैं। तो पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि हर किसी चीज़ के लिए ज्योतिष को या एस्ट्रोलॉजर को भी ब्लेम करना गलत है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी थोड़ा सा चीज़ों को सही रखना जरूरी है। बिल्कुल। सर जो कुंडली अनमैच हो जाती है कभी कभी, 36 के 36 गुण नहीं मिल पाते, तो क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट भी हमारी मैरिड लाइफ पर पड़ता है? अच्छा या बुरा, किस तरीके का इफेक्ट पड़ सकता है कुंडली मिसमैच होने से? देखिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अपना राइट टाइम ही नहीं पता, जैसा कि मैंने कहा कि BTR बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो कि ज्योतिष का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, कई बार देखने के लिए मिलता है कि एक व्यक्ति का जो जन्म है ना वो 1 डिग्री पे या 29 डिग्री पे उसका लगन उदय हुआ है। तो अगर वहाँ पे 3 मिनट, 5 या 7 मिनट का भी डिफरेंस आ रहा है, लगन चेंज हो जाती है। एक बच्चे की 2 बार डिवोर्स हुआ है और उसका रीज़न है कि दोनों बार उसकी शादी जो पंडित जी ने कराई है वो मांगलिक लड़की से कराई है। तो जब हमने उस कुंडली पे काम किया तो वहाँ वो बंदा नॉन मांगलिक है। उन्होंने जिसको भी वो डेट ऑफ बर्थ दी हुई थी वो सभी वृश्चिक लगन के अकॉर्डिंग उसे काउंट कर रहे थे।
लेकिन वो जो लगन थी वो धनु लगन थी। तो मेजर जो चीज़ है, जो आपका क्वेश्चन है कि कुंडली की मिसमैचिंग, सबसे पहले ये देखिए आपके जो कुंडली की मैचिंग हो रही है वो अपने आप में सही है भी या नहीं, क्योंकि लोग भी बहुत एडवांस हैं। अगर किसी लड़की की कुंडली में कोई जैसे कि विष योग बना हुआ है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो किसी पंडित जी ने बताया भी बच्चे की कुंडली में ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो पंडित जी के हाथ में 2,000-3,000 रुपये दे के बोलते हैं एक अच्छी सी कुंडली बना दीजिए। तो उन्हें लगभग 20-30 मिनट आगे ही करना पड़ता है और एक फर्स्ट क्लास कुंडली तैयार हो जाती है। अब आप इस चीज़ में कितनी जेन्युइनिटी देखेंगे कि 2 कुंडलियाँ मिलान हो रही हैं, एक 3,000 रुपये खर्च करके आई है और एक जो आपकी तरफ से राइट है। तो आप तो होल लाइफ यही समझेंगे कि भाई कुंडली तो ठीक है, परेशानी क्या है, शायद एस्ट्रोलॉजर ही खराब है। बिल्कुल। तो चीज़ें बहुत फॉरवर्ड है इंडिया में, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि कुछ लोग ना जन्म से ही अमीर होते हैं। वो जिस टाइम पर जन्म लेते हैं उनका टाइम ही इतना अच्छा होता है कि उनकी लाइफ में कभी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो क्या टाइम, जगह, ये सब चीज़ें मैटर करती है हमारी रिचनेस बढ़ने में और कम होने में? कुंडली का जो दूसरा भाव है जी। वो हमारी धन स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। जी। एक व्यक्ति के पास जो एक्यूमुलेशन है मनी की, वो कैसी रहेगी, और इसमें हम जो होरा चार्ट है उसको इंक्लूड करते हैं, जो हमारी षोडशवर कुंडलियों का एक पार्ट है। अच्छा। तो जिस समय एक बच्चे का जन्म हुआ, इस पृथ्वी पर और भी लोगों का जन्म हुआ होगा। बिल्कुल। अब इस कंसेप्ट को आप समझिए कि एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छा पॉलिटिशियंस बनता है, सेंट्रल मिनिस्टर तक वो पहुंच गया। उसी समय जिस बच्चे का उस डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ, उसने एक छोटी सी शॉप खोली हुई है, एक छोटी सी दुकान है उसकी। कुंडली में दूसरा भाव सभी को मिलता है। तो ये कहना कि ये आपका चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, देखिए ये चीज़ है ना हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं, हमारे संचित कर्म से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि ज्योतिष में कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म है तो उसे क्या चीज़ फिक्स मिली है, माता पिता, समाज फिक्स मिला है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें तो उसके प्रारब्ध से आई हुई हैं, और वो चीज़ें पूरी लाइफ चलेंगी या नहीं चलेंगी वो उसके संचित कर्म से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी कंसल्टेशन हैं जिनके माता पिता के पास 500-600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, बच्चों ने उस बिजनेस को हजारों करोड़ में कन्वर्ट करने की कोशिश की और सब कुछ हैंड टू माउथ हो गया। जो व्यक्ति 60-70 करोड़ रुपए की विला में रहते थे आज वो रेंट पे रह रहे हैं। तो आप ये चीज़ें नहीं कह सकते और ये गलत है, क्योंकि ज्योतिष है ही नहीं इस चीज़ को बोलने के लिए, भविष्य बताने के लिए कि ये पूरी लाइफ अच्छा रहेगा या ये पूरी लाइफ बुरा रहेगा। वो चीज़ें गलत है। बिल्कुल। हमारे ग्रहों में से वो कौन सा ग्रह है जो हमारे बिजनेस फेलियर को दर्शाता है? जो बिजनेस का कारक ग्रह है वो हमारा शनि ग्रह है, जिसका दुष्प्रचार सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। शनि वक्री है, शनि की 7.5 है। जब आप किसी भी जॉब या किसी बिजनेस में होते हैं, कुंडली का जो छठा भाव है वो हमारा जॉब से जुड़ा हुआ है। कुंडली का 7वां भाव हमारे व्यापार, हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव मजबूत है तो वो व्यक्ति सर्विस के माध्यम से, जॉब के माध्यम से अपनी दिनचर्या को अच्छा रख के और अपना जीवन निर्वाह अच्छा करता है। एक व्यक्ति जिसका कुंडली का 7वां भाव मजबूत है वो व्यापार में अच्छा सक्सेस प्रदान करता है। जी। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये मूवेबल है, स्थिर नहीं है। आप देखिए कोई व्यक्ति चाहे प्राइवेट जॉब में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, जरूरी नहीं है कि वो अपनी सर्विस को पूरा करे। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में चेंज करते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, चाहे वो रिसेशन, मंदी की वजह से हो या फिर उनकी कोई पर्सनल परेशानी रही हो। गवर्नमेंट जॉब में भी कई बार देखने के लिए मिलता है डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं, डेपुटेशंस वगैरह हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। अब जो कर्म क्षेत्र में सक्सेस वाली चीज़ है, अगर वर्तमान समय में हम चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क वाले व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। एक व्यक्ति जो 12 घंटे काम कर रहा है, हो सकता है वो 20 या 25 हज़ार रुपये कमा रहा हो। वहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि शायद 12 मिनट कार्य करे और एक दिन के 25 हज़ार रुपये कमा ले। तो किसी भी बिजनेस की जो सफलता है
वो आपके हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस और आपके स्मार्ट वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस मांग रही है प्रेजेंट टाइम में। तो आप अगर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, एक तो आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, जी। क्योंकि जिस तरीके के लोगों में आप बैठेंगे आपके विचार भी वैसे ही कार्य करेंगे। एक व्यक्ति है जहाँ पर उसे हर बात के लिए ताना मार रहे हैं लोग या फिर उसे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपना पिन कोड ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर अपना सपना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज की एक परिकल्पना है। आप अगर आगे बढ़े तो खींचने वाले आपके अपने ही होंगे। जी जी जी। शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह तीनों बेस्ट ग्रह हैं इस समय के। तो आप इनसे डिस्टर्ब मत होइए कि कौन सा ग्रह आपके प्रोफेशन को अच्छा करेगा या बुरा करेगा। उनके सिग्निफिकेंस हैं, जैसे कि बुध ग्रह हमारे वाणी के कारक हैं। अगर आप एक एंकर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो मरकरी को अच्छा रखना जरूरी है। अच्छा। आप देखिए मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अग्नि तत्व राशि हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि हैं। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि वायु तत्व राशि हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि जल तत्व राशि है। तो जो राशियों का एक डोमेन क्षेत्र है, आप उसे व्यक्ति के जीवन में अपनाइए और आपको काफी अच्छी सफलता उसमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन किसी भी ग्रह को, किसी भी भाव या राशि को अच्छा बुरा कहना गलत है। ये ज्योतिष में थोड़ा सा सही नहीं है इस चीज को रखना। क्या हमारे सिग्नेचर करने के स्टाइल से हमारी इनकम कम या ज्यादा हो सकती है? जितने भी लोग आपको रिसर्च में मिलेंगे वहां पे राहु ग्रह बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन, कल्पना को रिप्रेजेंट करता है। और जो व्यक्ति कल्पना करता है वही आगे उसमें ज्यादा मेहनत करता है और एक समय के बाद उसे सफलता भी मिलती है। तो जो सिग्नेचर वाला कंसेप्ट है उसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि जिनकी हेड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं होती, उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ओके। तो अब आप किसी से कहें कि आप इनोवेशन कर रहे हैं किसी मेडिसिन का और आप अपना सिग्नेचर चेंज कर लीजिए, तो हो सकता है सिग्नेचर तो चेंज हो जाए लेकिन फिर इमेजिनेशन भी बदल जानी है, क्योंकि जो चीज प्रकृति ने बाय बर्थ आपको दी है तो वही कार्य करेगी। कई बार आप देखिए कि एक व्यक्ति इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है तो उस समय जाहिर सी बात है जुपिटर मरकरी ग्रह गोचर में प्रेजेंट है, उस दशा में ऑपरेट है। उस समय आप उनसे कहें कि आप जो ना डांसिंग स्टार्ट कर लीजिए तो वीनस का एलिमेंट हो गया ना। तो जो सिग्नेचर वाला कंसेप्ट है, कई बार एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, 10th पास है, लेकिन उसका सिग्नेचर एक IAS को भी फेल कर देता है। बहुत अच्छा। तो आप उसे ये थोड़े ना कह देंगे कि भाई आप तो IAS से भी बड़ी डेजिग्नेशन पे जाएंगे। हाँ। शिक्षा का एक अलग महत्व है अपने आप में। आप जैसे हैं वैसे ही बेस्ट हैं, उसमें ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और वेदांत जी, मैंने ना ये भी सुना है कि जो अपने सिंगल नाम का सिग्नेचर करते हैं वो उतने ज़्यादा, मैं कहूँ, कामयाब नहीं हो पाते जितने जो अपने सरनेम के साथ सिग्नेचर करते हैं। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। देखिए, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं 2000 से पहले जिनके एडमिशन है, लगभग 80% लोगों के नाम के साथ आपको सरनेम देखने को नहीं मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उस समय का जो सिनेरियो है, जो नाम है सिर्फ वहीं तक ही सीमित है, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सरनेम को नहीं दी गई। और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये चीज़ें हैं नहीं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में चीज़ों को चेंज करा लीजिए। बहुत डिफिकल्ट इवेंट्स हैं, ना तो आप अपनी मार्कशीट में, ना आप अपनी ग्रेजुएशन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप नहीं करा सकते। बहुत ही रेयर चांस है किसी का चेंज होता। तो अब आप किसी से कहें कि जी आपके तो सरनेम नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो सरनेम तो बाय बर्थ मिला है ना। अब आप देखिए, एक फीमेल है जिसकी शादी हो जाती है, उसका सरनेम चेंज हो जाता है। जी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी आप लाइफ को ही बिल्कुल डेमोलाइज करेंगे चीजों को लेके। आज के टाइम पर जो राहु केतु है वो ज्यादा एक्टिव है बाकी ग्रहों के मुताबिक। राहु केतु का जो इम्पोर्टेंस है, जैसा कि राहु इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो कारक तत्व हैं प्लेनेट के, वो वर्तमान में ज्यादा कार्य कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। तो इसलिए जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है। राहु केतु में कोई भी जो ग्रह है वो अच्छा या बुरा नहीं है। आपकी जो वर्किंग है,
आपकी जो व्यक्तिगत सोच है, हम्म, एक व्यक्ति की कुंडली में 9th हाउस में केतु प्लेसमेंट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस राशि में रिप्रेजेंट है और उस व्यक्ति की लगन कुंडली क्या है, 9th हाउस में किस नक्षत्र और किस चरण में विराजमान है। तो केतु ग्रह का जो सिग्निफिकेंस है वो जड़ से जुड़ा हुआ है। अब व्यक्ति टीचर के तौर पर कार्य कर रहा है जी। या किसी धर्म गुरु के रूप में है, किसी कंसल्टेंट के रूप में है, तो जो नक्षत्र का प्रोमिनेंट इवेंट्स है उसके व्यक्तिगत जीवन में पूरी लाइफ उसे प्रभावित करेगा, लेकिन सभी के लिए सेम इफेक्ट उसके नहीं रहने। हम्म, एक व्यक्ति जो रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य कर रहा है, धनु लगन का व्यक्ति है, सैटर्न 4th हाउस में मीन राशि में विराजमान है, जुपिटर 10th हाउस में कन्या राशि में है, व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है कीर्ति का जन्म नक्षत्र है, और व्यक्ति को जो योग मिला हुआ है वो सौभाग्य योग है। गर करण वीरवार का दिन, चौगड़िया शुभ में है, होरा मंगल ग्रह का है। जी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो व्यक्ति को उसके बाय बर्थ जी। रेस्टोरेंट में सफलता प्रोवाइड करेंगे, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है कि वो व्यक्ति अगर जड़ से बिल्कुल बेसिक तौर पर उस रेस्टोरेंट को स्टार्ट करता है जी। तो अचीवमेंट ज्यादा है। वहीं पर वो व्यक्ति 10-20-50 लाख रुपए का लोन लेके उसे काफी शो ऑफ के साथ स्टार्ट करता है, तो कुछ समय के बाद फिर उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो राहु और केतु बहुत ही बेस्ट ग्रह हैं हमारे 9 ग्रहों में। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपको केतु डोमिनेंट मिला है या राहु। जी। आप उसी के अनुसार अपनी व्यक्तिगत लाइफ में उसे यूज कीजिए और उसका बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके। क्या शनि की 7.5 लाइफ बर्बाद कर सकती है? इसका भी कोई निवारण है, कोई रेमेडी है इसको ठीक करने की आपके अकॉर्डिंग? लगभग 140-150 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी है, तो आप मान के चलिए कम से कम भी 10 से 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी 7.5 चली हुई है। तो क्या 12 करोड़ लोग सभी करोड़पति बन जाएंगे, या सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, सभी डॉक्टर्स बन जाएंगे, या सभी के ऊपर कर्ज, लोन, बीमारियां, ये सारी चीजें नहीं इस तरीके से कार्य कर रही हैं। ओके। जो शनि की 7.5 है उसमें बहुत सारी चीजों को देखना जरूरी है। शनि की 7.5 में जो चंद्रमा है वो किस नक्षत्र में है, क्योंकि एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण विराजमान है, तो 9 चरण जो विराजमान है वहां पर 3 ग्रहों को प्रोमिनेंट स्थापित मिल जाता है। 3 ग्रहों के जो स्वामित्व जब एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग इम्पैक्ट करते हैं तो सभी के लिए 7.5 खराब नहीं हो सकती। और 7.5 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा कई बार व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष देता है, लेकिन उसके बाद उसे अचीवमेंट भी काफी अच्छी मिलती है। जी। तो व्यक्ति को अपने संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। 7.5 में बहुत सारे लोग अच्छे बड़े पॉलिटिशियंस भी बने हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिली है, डॉक्टर्स भी बने हैं, इंजीनियर्स भी बने हैं, लोगों की शादियां भी होती हैं, चाइल्ड बर्थ भी होती है, काफी सारे लोगों के जीवन में संघर्ष भी आता है। जी। तो सभी के लिए अलग अलग उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। क्या जो वास्तु एस्ट्रोलॉजी वगैरह में जो रेमेडीज होती है, जो काफी एस्ट्रोलॉजर्स भी हमें बताते हैं, क्या वो हमारी जीवन शैली बदल सकती है, कोई इम्पैक्ट ला सकती है, या फिर सिर्फ वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए ही इफेक्टफुल होती है? कुछ चीजें जो कि पूरी लाइफ एक व्यक्तिगत जीवन में रूल करती हैं। जो आपकी लगन कुंडली है, एक व्यक्ति तुला लगन का बाय बर्थ लेके पैदा हुआ है, ओके, तो उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह अपने आप में प्रोमिनेंट है। जो लगन की डिग्री है उसके अनुसार हम नक्षत्र को एनालाइज करते हैं। उसके स्वभाव में चीजों को एनालाइज करना, बैलेंसिंग स्टेज पे रखना, वो एक व्यक्तिगत जीवन की उसकी रुचि है, उसका रुझान है जी। और उस व्यक्ति के पंचांग के अनुसार जो जन्म नक्षत्र है, आद्रा जन्म नक्षत्र है, उस व्यक्ति का जो करण है वो नाग करण है, व्यक्ति की जो जन्म तिथि है एकादशी तिथि है, और मंगलवार का उसका जन्मदिन है। उस व्यक्ति की कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है, गुरु हंस योग बना हुआ है। तो जो व्यक्ति के कुंडली के योग हैं, जो दोष हैं, उसी के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में जो वास्तु के इक्विपमेंट हैं वो अगर जोड़ दिए जाते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ओके। जब आप एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं
किसी भी बिजनेस या किसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग, एक व्यक्ति जो कि टीचर का कार्य कर रहा है, तो नॉर्थ जोन और मरकरी ग्रह का अच्छा रखना ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति को उसका जो विजडम है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसका कम्युनिकेशन है, वही अचीवमेंट देगा। तो आप उससे साउथ ईस्ट की रेमेडी करा रहे हैं, वो थोड़ा सा ऑड चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे आप अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं, अनिल देवता की, और हमें ज़रूरत है भलात देवता की, तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है वास्तु का, और सक्सेस भी मिलती है, इसमें ऐसा नहीं है सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कुंडली के जो योग हैं, जो दशा है, जो हमारा सारा कंसेप्ट बाय न्यूमरोलॉजी जुड़ा हुआ है, क्या आप उस सभी को इंक्लूड करके एक व्यक्ति को रेमेडी प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन इन प्रेजेंट बहुत रेयर चीज़ है, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते। क्योंकि मैंने अभी काफ़ी थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया एआई वाले कंसेप्ट पे, तो अब तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, 20 मिनट 15 मिनट में आपके पास सारी कुंडली का एनालाइजेशन मिल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है बाय प्रोफेशन बिजनेस के रिगार्डिंग है, तो 20-25 पेज की कुंडलियां हैं, वहाँ पे लगभग 70% आपके बारे में अच्छा बताया गया है, 30% थोड़ा सा नेगेटिव है, तो व्यक्ति उसी में उलझ जाता है कि भाई ये 70% तो कम कार्य कर रही हैं, 30% ज़्यादा प्रोमिनेंट थोड़ा सा है। तो ज्योतिष का थोड़ा सा बस डिफिकल्ट तो है चीज़ें। जी। क्या 4 नंबर और 8 नंबर वाले लोगों की जो लव लाइफ होती है, फिर जो करियर लाइफ होती है, वो ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है रादर देन अदर नंबर्स वाले लोगों से? एक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या है, वो धन है। 90% समस्या इसी चीज़ को लेकर देखी गई हैं। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ना तो उसे फ्रेंड सर्कल से, ना उसे रिलेटिव से, ना उसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब होता क्या है कि उसका जो इफेक्ट है वो सभी चीज़ों में देखने के लिए मिलेगा, उसकी मैरिज लाइफ में भी, उसकी सामाजिक लाइफ में भी, उसकी एजुकेशन लाइफ में भी। और वहीं सेकंड फेज है कि एक व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, वो भले ही जो ना डेली वेज में स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके बारे में गलत बोलने से पहले लोगों को सोचना पड़ेगा कि इससे नहीं अर्चना। तो जो 4 नंबर और 8 नंबर का जो कंसेप्ट है, आप 4-8 को एक तरफ रखिए, ये जीवन में काम नहीं करेगा। अच्छा। आप सबसे पहले इस चीज पे वर्क कीजिए कि लाइफ में आपको एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी समझ और एक सक्सेस की नीड है, क्योंकि लोग आपको तभी वैल्यू देते हैं जब आपके अंदर योग्यता है, बिल्कुल, और उन्हें आपकी जरूरत है, बिल्कुल, चाहे वो फैमिली की बात हो चाहे फ्रेंड सर्कल की बात हो। तो अपने आप पे काम करते रहिए, जीवन का संघर्ष है ये तो चलता ही रहेगा। जी। 4 और 8 से जुड़ने की, देखिए राहु और शनि, हाँ, आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी कुंडली में राहु शनि नहीं हो। हाँ, तो आप किसी को इस बात से डरा रहे हैं कि 4 नंबर राहु है इसलिए मैरिज लाइफ खराब रहेगी, 8 नंबर है इसलिए प्रोफेशनल लाइफ खराब रहेगी। तो देखिए ज्योतिष तो ना प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा बिजनेस है। हाँ, बहुत। तो कुछ तो बेचना पड़ेगा, बिना डर के तो जो है ना लोग भगवान के पास भी नहीं जाते, तो एस्ट्रोलॉजर तो बहुत दूर की बात है। जी। ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए, सारी चीजें बेस्ट है, कुछ नहीं। वेदांत जी, जो कार्मिक नंबर होते हैं, क्या वो खराब होते हैं हमारी लाइफ में, या फिर हमारी लाइफ में थोड़ी हमारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनके लिए यूजफुल हो सकते हैं? कार्मिक नंबर वाला जो कंसेप्ट है ये हमारा कबाला न्यूमरोलॉजी सिस्टम से देखा जाता है। तो एक व्यक्ति की कुंडली में जब हम इसे वैदिक ज्योतिष में देखते हैं, तो हमारे जो सहम बिंदु हैं, 60 सहम बिंदु होते हैं, वो फिक्स हैं। तो कबाला सिस्टम में हम उसकी कैलकुलेशन को जोड़ते हैं। 1 नंबर सूर्य है, 2 नंबर चंद्रमा है, 3 नंबर गुरु बृहस्पति है, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर बुध है, 6 नंबर शुक्र है, 7 नंबर केतु है, 8 नंबर शनि है, 9 नंबर मंगल है। और ये चीज़ें वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों के रूप में हम जोड़ते हैं। तो एक व्यक्ति को जो सहम बिंदु का कंसेप्ट है वो बताता है कि एक व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इस टाइम ड्यूरेशन पे अच्छी रहेगी। एक व्यक्ति का जो मैरिज का कंसेप्ट है वो इस समय पे बना हुआ है। ये सहम बिंदु किसी का 18 में, किसी का 27 में, इस तरीके से ऑपरेट है। वो चीज़ें चाइल्ड बर्थ में भी देखी जाती हैं, वो चीज़ें हमारी एजुकेशन में भी, हमारी ग्रेजुएशन, हमारी मास्टर डिग्री,
वो हमारे प्रोफेशन में भी बंदा पॉलिटिक्स में जाएगा, बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। तो जो कार्मिक नंबर का कंसेप्ट कबाला सिस्टम का है वो भी कार्य करता है। आपको उस प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। कार्मिक जो कि वर्ड अपने आप में हमारे कर्म क्षेत्र को, हमारे प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की कुंडली में कार्मिक नंबर गुरु बृहस्पति बना हुआ है तो वहाँ पर व्यक्ति की जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो ज़्यादा कार्य कर रही है। वहीं पे अगर 4 नंबर राहु बना हुआ है कबाला सिस्टम के अनुसार, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अपनी इमेजिनेशन, कल्पना, अपने शो ऑफ से ज़्यादा चीज़ों को करता है। और ये चीज़ें जब हम वैदिक ज्योतिष में देखते हैं, जो सहम बिंदु का कंसेप्ट है, जो हमारी D10 चार्ट, दशमांश कुंडली और लगन कुंडली से जुड़ा हुआ है, इसमें जब हम उसके षडबल को, सर्वाष्टक बिंदु को, मित्र अति मित्र के कंसेप्ट को, नैसर्गिक मित्र के कंसेप्ट को जोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो भी प्लेनेट हमें मिलता है, जो भी नक्षत्र मिलता है, जब हम उसे अपनी व्यक्तिगत जीवन में यूज करते हैं, मार्स है, आप फूड से संबंधित चीज़ों को बेस्ट करते हैं अगर मून की कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सैटर्न है, आप जो हमारी रिफाइनरीज हैं, अष्टम भाव से जुड़े हुए जो हमारा LIC का काम है, हमारी रिसर्च का काम है। जुपिटर से हमारा टीचर्स है, कंसल्टेंट है। केतु से जो भी हमारी चीज़ें बाय बर्थ जुड़ी हुई हैं, DNA से जुड़ी हुई हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लॉयर्स के बच्चे भी लॉयर्स अच्छे बनते हैं, कुछ डॉक्टर्स के बच्चे भी अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो कार्मिक वाली थ्योरी पे अच्छा कार्य करते हैं। ओके। लेकिन अभी फिर उसमें चीज़ें वहीं से हैं कि कार्मिक नंबर के ऊपर अगर कोई व्यक्ति आपको डराए तो वो चीज़ें फिर मानसिक रूप पर व्यक्ति को डिस्टर्ब करती हैं। वही चीज़ मैंने भी देखी, मतलब ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कार्मिक नंबर ये तो खराब ही होते हैं, इनसे आपका नुकसान ही होगा, यही हो। तो इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है कार्मिक नंबर के ऊपर, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कर्मों के ऊपर, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी। अब वास्तु की बात कर लेते हैं। वास्तु घर की दिशाओं पर ज़्यादा वर्क करता है, और घर में सबसे जो मेन जगह होती है वो हमारा किचन होता है। तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, और अगर वो गलत दिशा में है और अगर उसे हम चेंज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आ सकता है हमारी लव लाइफ में और हमारी फैमिली में और हमारे करियर में। वास्तु पुरुष मंडल में जो हमारी रसोई, हमारी किचन की डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अग्निय कोण साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे जो किचन है वो बहुत अच्छा कार्य करता है। लेकिन इसमें आपको मंगल ग्रह की पोजीशन को देखना जरूरी है। जितने भी मैरिज से संबंधित इशू हैं वो दो ही चीजों पे इम्पैक्ट करते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन और दूसरा हमारा किचन। तो मंगल का अगर एस्पेक्ट मीन राशि या जुपिटर में 180 डिग्री का बना हुआ है और महादशा में भी मंगल ऑपरेट है, तो लगभग 7 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन इसमें है। उस समय पे कई बार व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारी परेशानियां जीवन में देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन आप देखिए कि हर किसी व्यक्ति के पास इतनी सुविधा नहीं है जो वास्तु के हिसाब से अपने मकान को बनाए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ग्रामीण एरिया में लोगों को जो पैतृक संपत्ति है वो डिवाइड होके मिलती है। अब आप किसी से नहीं कह सकते कि मुझे तो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन का मेन एंट्रेंस चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मिलेंगी वो एक्सेप्टेबल हैं। बिल्कुल। और फिर जो पहले लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि आप इसमें तोड़ फोड़ कीजिए, आपका वास्तु खराब है, ये सारी चीज़ें हैं। जब वास्तु के कंसेप्ट पे हम कार्य करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो तभी देखनी चाहिए जब मेडिकल इशू का कोई कंसेप्ट हो। जैसे कैंसर पेशेंट है, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिजीज़ हैं, वहाँ पर थोड़ा सा देखना ज़रूरी पड़ता है। इसके लिए चाइल्ड बर्थ का इशू है, वहाँ पर वास्तु का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वास्तु को इतना भी हावी नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे रसोई या यहाँ पे मंदिर होने से चीज़ें खराब हो रही हैं, क्योंकि ग्रह तो सभी सेम ही है सभी के लिए। अगर कोई चीज़ घर के 4 सदस्यों पे अलग अलग इम्पैक्ट कर रही है तो आप ऐसा नहीं है कि घर में 4 मंदिर स्थापित करेंगे या फिर आप 2 या 3 किचन बना देंगे। उस चीज़ को बहुत लाइटली रखिए। सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप नेचर प्रकृति से जुड़ते हैं, ईश्वर के प्रति आपका एक अच्छा स्वभाव है, जीवन के संघर्ष को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं,
तो ये चीज़ें आपको ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से बहुत दूर रखेंगे। अधिकतर केसों में जो परेशानियां हैं वो तब ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं जहां व्यक्ति अपने दुख से अधिक दूसरे के सुख से परेशान है। हाँ, वो और ये चीज़ें रियलिटी जी, है। जी। एक तो सबसे ज़्यादा वहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं। दूसरा कि जो चीज़ें ईश्वर ने आपको दी हैं ना, आप उन्हें स्वीकार कीजिए, हाँ, तो भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और सही समय पे सही डिसीजन लीजिए, किसी भी क्षेत्र के। तो फिर नहीं पड़ेगी ज़रूरत आपको एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर्स की। बिल्कुल। वो तो बहुत रेयर चांस है कि जी आपको जो है ना 1000-1500 करोड़ का कोई कार्य करना है, कोई प्लान मतलब कोई कंपनी है या कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, वहाँ पे मोबाइल नंबर की ज़रूरत भी पड़ेगी, वहाँ पे आपको वास्तु की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जीवन अच्छा चल रहा है, 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी, 50,000 लाख रुपए में, क्यों इन चीज़ों में पड़ना? फिर बहुत वहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है, मतलब आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर और आप ये बोल रहे कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये वो। सर, जैसा अभी हम बात कर रहे थे दिशाओं की कि किचन किस दिशा में होना चाहिए और ये सब, तो मान के चलिए आपने एक चीज़ बोली कि जब कोई क्रिटिकल डिसीज़ हो या फिर कोई क्रिटिकल मैटर हो तभी आप इन सब चीज़ों को अपने घर में यूज़ करो। मान के चलिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, 9th मंथ में है, तो वो बच्चा पैदा करने वाली हैं, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाती हैं, वो किसी कारणवश घर में ही बच्चा पैदा कर देती है और गलत दिशा में, और कोई कहता है कि दक्षिण में क्यों कर दिया ये वगैरह, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है बच्चे के जन्म के दौरान। जब तो वो बच्चे तो बहुत नेचुरल है आई थिंक। देखिए, जब बच्चे का जन्म हुआ, जी। उस समय जो ग्रह पोजीशन है, हुँ, उसे थोड़ी ना कोई बदल देगा। वही। अभी मेन जो चीज़ें परेशान कर रही है ना, वो इसी प्रारूप में तो कर रही हैं। हुँ, चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, चाहे किसी का भोजन खाना हो, आप सभी चीज़ों के लिए ज्योतिष और वास्तु को ब्लेम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उतना नहीं है। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नहीं सिर्फ 200 बार ही सांस लेनी है दिन दिन में। नहीं, देखिए, अब घर में आपके 10 सदस्य हैं, हाँ, सभी तो साउथ में नहीं सोएंगे। बिल्कुल। किसी का नॉर्थ में रूम होगा, किसी का वेस्ट में होगा, किसी का ईस्ट में होगा। तो साउथ वाला करोड़पति बन जाएगा, नॉर्थ वाला नहीं बनेगा, ये तो गलत है ना। जी, या जी। फिर उसका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, उसका खराब रहेगा। जी, जी, जी। इतना डिफेम करना गलत है ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी को। हुँ, मतलब बहुत रेयर चांस है इसकी जब जरूरत पड़ती है ना, लेकिन आज के टाइम में ना ये बिजनेस इतना बड़ा बन चुका है, हर हुँ, तीसरी ऐड आपको एस्ट्रोलॉजी की दिखेगी। बिल्कुल। तो व्यक्ति के माइंड में, और फिर प्रचार करने वाले इतने जबरदस्त हैं, वो डायरेक्टली बता देते हैं, अच्छा सर आपका 2000 का बर्थ है, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आपकी उससे शादी होगी। वो सब तो नॉर्मल ही है, वो हर सिर्फ किसी में होता है। नहीं, वो प्रचार है, वो कुछ भी नहीं है। सामने हुँ। वाला आपको बता रहा है कि उन्होंने बता दिया था ये बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया इनकी मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी। बीच में ये वर्ल्ड कप जो जीती है इंडिया, इसके ऊपर भी कितनी ज़्यादा रील्स बनी थी, नहीं, कितनी। देखिए, अभी इसमें 2 चीज़ें होती हैं ना, जैसे मैंने बोला कि ज्योतिष पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ के लिए। हुँ, आप किसी आप देखिए ना, लोग एक सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, एक विमान हादसा होगा, एक सेलिब्रिटी मरेगा। अरे भाई, ये चीज़ें आप पिछले 25 साल का उठा के देखिए ना, हुँ, युद्ध हुँ, भी हुए हैं, विमान हादसे भी हुए हैं, नई खोज भी हुई है, हुँ, लोगों की सारी घटनाएँ हो रही हैं। हुँ, आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति के साथ चीज़ें गलत होंगी, तो चीज़ें समझ में आती हैं कि ये घटनाएँ हैं। अभी क्या है, जिन्होंने बोला था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, उन्होंने 4 रील्स फालतू बना ली कि देखो मैंने तो भविष्यवाणी की थी। हाँ, और जिन्होंने कहा था कि इंडिया तो जीतेगी नहीं, उन्होंने डिलीट कर ली। उन्होंने डिलीट कर दी। तो ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वो का तो ही। 1 महीने के लिए मैं तो कह रही हूँ आइसोलेट ही हो गए। नहीं, नहीं, फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है ना, अभी उसे डिलीट करेंगे, फिर वो ईरान और अमेरिका, इज़राइल के ऊपर बना देंगे। हाँ, यही चीज़। सर, जैसे कहा जाता है जो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट डिसीजंस हमें बताती है, बहुत ही एक्यूरेट चीज़ें बताती है, तो जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? वो तो सारी रेमेडी से अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं बन पाते हैं? ज्योतिष में जो योग वाला कंसेप्ट है हमारा, हुँ, वो सभी को बाय बर्थ मिलता है। बिल्कुल। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या नौकर हैं, कोई माली है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, और हुँ, उनके नाम पे सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी के नाम पे मॉल है, किसी के नाम पे कंपनी की बहुत बड़ी लैंड है। हुँ, यहाँ पे लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं। हुँ, आपने देखा होगा, पॉलिटिक्स में भी ये कंसेप्ट बहुत रहता है कि एक व्यक्ति जिसमें
बहुत हुनर है, अनुभव है, वो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति कामयाब नहीं होता जिसकी पैतृक पीढ़ियां चलती आ रही हैं। बिल्कुल। तो ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि लोग हैंड टू माउथ ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में करोड़पति हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को करोड़पति बनाने वाला जो कंसेप्ट है, देखिए आप किसी व्यक्ति को एडवाइस कीजिए कि आपको ये कार्य करना है, अगर वो भले ही 500 करोड़ का मालिक हो, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है, वो 500 रुपए की एक छोटी सी रेमेडी नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले ना आपको ईश्वर और अपनी प्रकृति से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं उनको साधना पड़ता है व्यक्तिगत लाइफ में। इसमें किसी को आईएएस बनाना, किसी को आईपीएस बनाना, किसी को डॉक्टर बनाना, किसी को पॉलिटिशियंस बनाना, ये बहुत सेकेंडरी चीज है अपने आप में। मेन चीज तो ये है, आप किसी की कुंडली को एनालाइज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आज 1000 लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो मुश्किल से 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति के पंचांग को और उसकी बीटीआर को अलाइन कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये 995-96 को जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि उनकी जो एल्गोरिदम है वो इतनी सॉलिड है, वो सामने वाले को कन्विंस 1 सेकंड में कर देते हैं। अच्छा ये चीज ऐसे है, उसके बारे में 10 अच्छी बात बोल दीजिए आप, एस्ट्रोलॉजर भगवान है उस समय। हाँ, एस्ट्रोलॉजर भगवान से ज्यादा है कि आजकल ना लोग भगवान से भी ज्यादा एक एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं। तो क्या भगवान से भी अच्छी चीजें बताते हैं एस्ट्रोलॉजर? नहीं, तो देखिए पूछना चाहूंगी। वो बताने वाली जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। सीधा सा कंसेप्ट ज्योतिष में अब ये बहुत अच्छा हो गया। अभी जैसे मैंने देखा, मतलब मैंने वर्किंग की लगभग 20-22 दिन एआई वाले प्लेटफॉर्म पे। तो पहले तो मैं अपने ऊपर ही ट्राई करता हूँ चीज़ों को, चाहे कोई ज्योतिष उपाय हो या कोई न्यूमरोलॉजी वास्तु कोई भी कंसेप्ट हो। तो मैंने लिस्टिंग करना उनकी स्टार्ट की, तो मैंने देखा कि 20 के 20 अलग अलग जवाब दे रहे हैं। मतलब जो कुंडलियाँ हमने यूज की मैरिज के रिगार्डिंग, तो किसी भी पर्सन ने ये नहीं बताया 20 के 20 कंसेप्ट में कि इसका विवाह सैम बिंदु कब एक्टिवेट है, मतलब जैसे नेक्स्ट मंथ इसकी शादी होगी नहीं होगी। हर किसी के पास एक ही सेम एल्गोरिदम काम कर रहा है। उसने 7 अच्छी बातें बताई उसकी वाइफ के बारे में, 3 बातें उसके बारे में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। अब उसके दिमाग में यही चलता रहेगा, हाँ यार ये भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है, लेकिन जो उसका मेन क्वेश्चन है ना वही मिस हो गया। व्यक्ति 1, 2, 3, 4 बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद भी खाली लौट के आराम से बैठ रहा है। वेदांत जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि कोई इंसान अपने 7 दिन में किस्मत कैसे बदले एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? देखिए ये तो फिर वही चीज होगी कि जितना हमारा पूरा पॉडकास्ट हमने उसी को जो है ना डंप कर दिया अपने आप में, ये चीजें बोल के कि 7 दिन में व्यक्ति किस्मत बदलो। कई बार क्या होता है, जैसे कि कुंडली का जो 8वां भाव है ना जी, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट को और छुपे हुए धन को रिप्रेजेंट करता है। एक व्यक्ति है जो कि ऑटो ड्राइवर है और पिछले 10-12 वर्ष से वो किसी लॉटरी का नंबर खरीद रहा है, और एक बार उसकी लॉटरी लग भी जाती है, लगभग 2 या 3 करोड़ रुपए जैसे भी उसका अमाउंट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति एक दिन में करोड़पति बना है। उसने अपनी लाइफ के 12 वर्ष और पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बहुत सारी चीजें। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे तो फिर चीजें कभी भी सही नहीं होंगी। हमें लगता ही है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, इतना बड़ा होस्ट, इतना बड़ा पॉलिटिशियंस ये कामयाब हुआ है, जबकि उसके जीवन का जो व्यक्तिगत संघर्ष है वो बहुत लंबे समय का होता है। अगर आप चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो एक समय के बाद लाइफ में सक्सेस मिलेगी, 1000% मिलेगी। और अगर आप शॉर्ट ट्रैक पे चलते हैं तो फिर आप यही चीजें देखेंगे कि आज 4 नींबू इस दिशा में उछालने हैं, आज आपको काली मिर्च इस जगह डालनी है, आज आपको काले कपड़े में गांठ लगानी है। तो वो फिर तो 1000 हैं अपने आप में ना। जी। और एक समय के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी से विश्वास कम होगा और फिर खत्म होगा। बिल्कुल। आज के टाइम पर ये धंधा तो बन चुका है, आने वाले टाइम पर ये अंधविश्वास भी बन ही जाएगा, जो कि अभी उस प्रोसेस में है ही नहीं बनेगा। उसका एक रीजन बताता हूँ मैं आपको कि प्रकृति ने ना सभी को एक चीज इक्वल दी है, वो है दुख। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई अपने व्यापार से दुखी। और जब समस्याएं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो व्यक्ति उसके समाधान के लिए कहीं तो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा समाधान कहाँ पे मिलेगा? सबसे बड़ा समाधान तो उसकी कुंडली है।
तो अभी क्या है कि मुझे ज़रूरत नहीं है ज्योतिष को ज़्यादा पढ़ने की, मेरे पास क्लाइंटेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जी 40-50 सेंटेंस ज़्यादा थोड़ी ना है, बिल्कुल और उसमें भी अगर 1-2 हिट कर जाए तो उसे हम्म सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस करना है कि करना है देखिए मैंने ये चीज़ें इस तरीके से कर दी। बिल्कुल तो ये चीज़ें चलेंगी, होल लाइफ चलेंगी। ज्योतिष का फ्यूचर खराब नहीं दिख रहा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें, वास्तु सीखना चाहें, बिल्कुल बिल्कुल देखिए मैं एक छोटी-सी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ हम्म पे एक एडिशनल डायरेक्टर लेवल के बंदे, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बड़े-बड़े डेजिग्नेशंस के बंदे हैं जो ज्योतिष को सीख रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे जाके भी संतुष्ट नहीं है, उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी है, मतलब वो परेशान है, क्योंकि ज्योतिष व्यक्ति तभी सीखेगा जब कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी या उसका नक्षत्र एक्टिवेट होगा। तो जब व्यक्ति परेशान है इतना कुछ अचीव करने के बाद, वो भी इस लाइन में है, तो एक आम व्यक्ति के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि ये किसी ज्योतिष के पास नहीं जाएगा जी या जी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा? ये चीज़ें तो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ेंगी। हाँ इन फ्यूचर आप देखिए 10-20 साल में ना, हम्म, जैसे होता था कि भई घर में डिमांड होती थी कि भई एक डॉक्टर होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, एक पुलिस वाला होना अब चाहिए। घर में तो डिमांड होती अब डिमांड ये रहेगी कि है भई एक ज्योतिष एक एस्ट्रोलॉजर ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वेदांत जी मैं अब यहाँ आपसे यहीं पर साइन आउट करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, बहुत क्लैरिटी मिली एस्ट्रोलॉजी को लेकर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि एक तरीके से मेरे को अंधविश्वास, मेरे लिए तो एक अंधविश्वास ही थी कि ये कर लो आप ये हो जाएगा, ये कर लो आप ये हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मैंने रियल लाइफ में ये चीज़ कभी होते हुए देखी नहीं थी। तो मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले, आप उनकी रेमेडीज़ पर विश्वास करने से पहले एक बार साइंटिफिक तरीके से सोचें कि वो चीज़ कहाँ तक लाभदायक है और क्या वो चीज़ें पॉसिबल है। वेदांत जी जो आज हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी एस्ट्रोलॉजी को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर और वास्तु को लेकर। और अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी एंड फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है। कमेंट सेक्शन में भी आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और वेदांत जी आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अगर उन्हें कंसल्टेंसी लेनी है या कुछ सीखना है तो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट करें। जी, मैं कंसल्टेशन नहीं करता, मेरे कुछ परिचित हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत वहीं पे काम करता हूँ। ओके 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 एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए सिर्फ़ पैशन है। ओके ओके थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू थैंक सर। ओके, थैंक यू।